हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 55। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 54 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। वृंदा चाय पीने लगती है तो उसने भी अभी वीरू को देखकर कहा कि तुम्हें भी चाय पी लेनी चाहिए। तो वीरू ने ना में गर्दन हिला दी। तो वृंदा एक गहरी सांस लेकर बोली कि जब औखली में सर दे ही दिया है तो मुसल से क्या ही डरना, पी लो चाय, फिर हमें कोर्ट भी तो जाना है। और थोड़ी देर में ही वृंदा और वीरू दोनों ही तैयार होकर सीधा कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। इतना आप सभी पिछले भाग में देख चुके थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो वीरू अभी ड्राइव कर रहा था और वृंदा उसके पास वाली सीट पर बैठी थी। वृंदा ने केस जीतने की पूरी तैयारी जो कर ली थी। वृंदा को हराना अब बिल्कुल भी आसान नहीं था। वृंदा ने आज तक कोई भी मर्डर केस नहीं लड़ा था, लेकिन जो भी केस लड़े थे वो सारे के सारे जीते ही थे। तो वृंदा अब एक सक्सेसफुल लॉयर थी, लेकिन फिर भी वो आज काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। वीरू गाड़ी चला रहा था और तभी गाड़ी के सामने कुछ बाइक सवार लोग आ जाते हैं। तो वीरू समझ गया था कि हो ना हो ये सोमनाथ ने उन पर अटैक करने के लिए गुंडों को ही भेजा है। तो वो बाइक सवार अभी अपनी बाइक से उतरे और सीधा हॉकी लेकर वीरू की गाड़ी पर जोर से वार करने लगे। तो वृंदा तो अब ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई, लेकिन वीरू का तो ये रोज का ही काम था। वीरू ने अभी वृंदा को देखकर कहा कि कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। तो वीरू अभी जैसे ही उतरने लगता है तो वृंदा ने वीरू का हाथ पकड़ लिया और ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तो वीरू बोलता है कि रिलैक्स वृंदा, कुछ नहीं होगा, तुम देखो ना मैं कैसे इन सब की चटनी बनाकर आता हूँ। वीरू भी बाहर आता है और फिर तभी एक गुंडे ने उस पर हॉकी से वार किया। तो वीरू ने अभी उस हॉकी को छीनकर उसे ही उससे मारने लगता है। तो वीरू ने भी एक एक कर उन सभी बाइक सवारों को बहुत ज़्यादा मारा और सारे बाइक सवार अभी ज़मीन पर पड़े थे। एक तो वैसे ही वीरू और वृंदा को कोर्ट के लिए लेट हो रहा था, और दूसरा पिछले दिनों से जो कुछ भी हो रहा था जिसके चलते वीरू के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता था, और यही गुस्सा वो इन गुंडों पर निकाल रहा था। तो वृंदा ने जब देखा कि सारे गुंडे अभी जमीन पर पड़े हुए हैं तो वो भी अब गाड़ी से बाहर आ गई थी। तो वृंदा ने भी वीरू को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि वीरू ने भी अकेले ही 6 से 7 गुंडों को मारपीट कर अधमरा कर दिया था। तो वृंदा भी कंटिन्यू वीरू को ही देख रही थी कि तभी वीरू बोलता है कि ऐसे क्या देख रही हो वृंदा, आज से पहले जवान हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या तुमने। तो वृंदा ने भी मुस्कुरा कर ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो वीरू के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान फैल गई थी। तभी वीरू बोलता है कि अब चले, नहीं तो हमें लेट हो जाएगा कोर्ट के लिए। तो वृंदा ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर वृंदा वीरू जैसे ही अभी गाड़ी में बैठने के लिए हुए कि वीरू ने देखा कि गाड़ी का टायर भी पंचर है। तो वीरू ने भी एक बाइक उठाई और स्टार्ट करके कहा कि चलो वृंदा बैठ जाओ, हम लेट हो जाएंगे। तो वृंदा भी वीरू की बाइक पर बैठ गई और थोड़ी ही देर में दोनों बाइक हवा में बातें करने लगती है। तो वीरू और वृंदा अभी दोनों ही कोर्ट पहुंच चुके थे, जहां पहले से ही दादाजी शुभ, जय, निहाल और नरेन उसका इंतजार कर रहे थे। तो वृंदा भी बाइक से नीचे उतरी और 2 कदम कोर्ट की सीढ़ियों को चढ़ने लगी, लेकिन फिर वो वापस आई और वीरू को देखकर बोलती है कि वीरू, तुम सच में बहुत ज़्यादा बहादुर हो और बहुत ज़्यादा होशियार भी। मैं तो सच में उन गुंडों को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा था कि आज मेरी आखिरी दिन होगी, शायद अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पर तुम तो वादे के पक्के निकले, तुमने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। तो वीरू भी वृंदा की बातों को सुन रहा था और कहीं ना कहीं उसे वृंदा की बातें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तभी उसकी नज़र अभी एक आदमी पर गई जिसने अभी वृंदा पर एक पॉइंट की हुई थी। तो वीरू ने भी जल्दी से वृंदा को अपने गले लगाकर उसे गोल घुमा दिया और गोली सीधा जाकर वीरू के बाजू पर लगी, जिसे देखकर जय एकदम से चिल्ला पड़ा। तो वीरू ने अब भी वृंदा को गले लगाया हुआ था। तो वृंदा को तो अब कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक से ये वीरू ने उसे गले क्यों लगाया है और इतना ज़्यादा घुमा क्यों दिया। तो जय, निहाल भागते हुए अभी वीरू के पास आते हैं। तो वीरू के हाथ से भी खून निकल रहा था।
खून देखकर वृंदा को अब बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। तो वीरू ने भी वृंदा की तरफ देखकर कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम अभी के अभी कोर्ट के अंदर जाओ और शुभ का केस लड़ो। तो जय ने भी अभी वीरू को सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ प्लीज़ वृंदा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, प्लीज़ अब तुम लेट मत करो, कोर्ट में जल्दी से जाओ, मैं वीरू को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तो जय वीरू की बात सुनकर अभी वृंदा ने अपने दोनों कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए थे। तो वृंदा ने अब कोर्ट में बहुत ज़्यादा बहस की और बहुत सारी आर्ग्यूमेंट करने के बाद वृंदा ने ये प्रूव कर दिया कि शुभ ने विहान राठौड़ को नहीं मारा है, किसी और ने मारा है। निहाल भी अभी जानता था कि मर्डर केस इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए उसने जज को ही खरीद लिया था। तो जज ने भी अब शुभ के हक में ही फैसला सुना दिया था। तो अब सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कुछ घंटे बाद शुभ, वृंदा, निहाल, जय सभी हॉस्पिटल जाते हैं। सब वीरू के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वीरू के हाथ में अभी बुलेट लगी थी जो उसके बाजू को छूकर निकल गई थी, लेकिन वीरू अभी खतरे से बाहर हो चुका था। तो वृंदा भी वीरू से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, या यूँ कहे कि वीरू के लिए अब वो कुछ फीलिंग करने लगी थी। तो वीरू ने भी सच में अपना वादा निभाया था। जब तक वो वृंदा के साथ था वृंदा को कुछ भी नहीं हुआ था। वृंदा पर आई हुई गोली भी वीरू ने खुद ही खा ली थी। तो वीरू की अब आंख खुलती है तो उसने अपने सामने शुभ को देखा। वीरू के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। वो समझ गया था कि शुभ अब बाइज्जत रिहा हो चुका है। तो वीरू ने अपना हाथ बढ़ाया तो शुभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वीरू अभी कुछ बोलता उससे पहले ही शुभ ने कहा कि हाँ हम जीत गए हैं और अब हमें इंस्पेक्टर एकांत को मारना है। तो और ये सुनते ही अभी वृंदा के कान एकदम से खड़े हो गए और उसने हैरानी से वीरू को देखा। तो वीरू के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी कमरे में नरेन और दिशा भी आ जाते हैं। तो नरेन अभी वीरू को देखने के लिए आया था और दिशा ने भी काफ़ी ज़्यादा जिद की थी नरेन से कि वो भी चलेगी उसके साथ ताकि वो एक नज़र शुभ को देख लगे। लेकिन दिशा का होना ना होना अब शुभ के लिए तो एक बराबर हो चुका था। शुभ को कोई फर्क नहीं पड़ा दिशा के आने से। नरेन ने भी अभी वीरू का हालचाल पूछा और उससे बातें करने लगा। शुभ नरेन को देखकर बोला कि मिस्टर राठौड़, एकांत को मार दूं, उसके बाद निशांत को मारूंगा। तो नरेन बोलता है कि शुभ, जो भी करना है सोच समझ कर ही करना, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो अंकल आंटी जी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद तुम ही हो उनकी, तुम उनकी आखिरी उम्मीद हो, इसीलिए ये बात हमेशा याद रखना। नरेन और शुभ अभी बातें कर रहे थे और दिशा की नज़र अभी सिर्फ शुभ पर ही टिकी हुई थी। दिशा नम आंखों से शुभ को देख रही थी, जबकि शुभ ने एक बार भी दिशा की तरफ नहीं देखा था। शुभ का एक बार भी उसको ना देखना दिशा को अंदर ही अंदर मार रहा था, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। वृंदा भी अब नरेन और शुभ की बातें अच्छे से सुन रही थी। तो शुभ की बातों से ये साफ पता चल रहा था कि वो तो यहाँ से निकलते ही अब एकांत को मार देगा। तो वृंदा ने भी शुभ का हाथ पकड़कर कहा कि शुभ प्लीज ऐसे मत करना, प्लीज ये अच्छा नहीं है, ऐसे किसी को भी मारना केस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, प्लीज तुम प्लानिंग के साथ उसे मारो तो हम ये केस आसानी से जीत सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। तो शुभ बोलता है कि प्लानिंग करना शुभ को नहीं आता है, शुभ तो सीधा एकांत के सीने में 6 की 6 बुलेट उतार देगा। केस कैसे लड़ना है ये तुम सोचो, मुझे इसकी सोचने की जरूरत नहीं है। तो शुभ अभी वहाँ से जाने लगा, लेकिन वृंदा ने उसका हाथ अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था। तो दिशा भी ये सब कुछ देख रही थी और कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही थी कि कहीं शुभ और वृंदा के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है, कहीं उसकी जिंदगी में वृंदा तो नहीं आ गई है। दिशा को बहुत तकलीफ हो रही थी। वृंदा ने जिस हक से शुभ का हाथ पकड़ा हुआ था उसी से तो यही जाहिर होता था कि शुभ ने वृंदा को हक दिया है उसका हाथ पकड़ने का। तो दिशा का गला भर आया था और जबकि वृंदा ने तो डर के मारे शुभ का हाथ पकड़ा हुआ था। तो वृंदा को अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर शुभ ने एकांत को सबके सामने मार दिया तो उसका केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो कैसे केस को जीत पाएगी। शुभ और वृंदा के बीच अभी बहस बढ़ती जा रही थी। तो निहाल ने भी बीच में शुभ को रोककर कहा कि देखो शुभ, तुम्हारे जज्बात मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन तुम हालात भी तो समझो यार, केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो तुम इस केस में फंस जाओगे। तुम्हें एकांत को मारना है ना, तो तुम अगर उसे मारना चाहते हो तो हम एकांत को अच्छे से मारेंगे, लेकिन प्लानिंग के साथ। थोड़ी बहुत देर बात होने के बाद अभी शुभ वहां से चला गया। तो दिशा भी शुभ को जाते हुए देख रही थी। दिशा ने अभी एक नज़र नरेन को देखा और फिर नरेन ने अपनी पलकें झपका दी। तो दिशा अभी भागती हुई शुभ के पीछे गई। तो शुभ तब तक पार्किंग में आ गया था। तो दिशा ने अभी आवाज़ लगाई, शुभ शुभ शुभ, मेरी बात तो सुनो शुभ,
शुभ एक बार प्लीज़ प्लीज़ मुझसे एक बार बात तो कर लो, मेरी बात सुन लो प्लीज़ शुभ। मगर शुभ ने पलटकर एक बार भी दिशा की तरफ नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि शुभ ने दिशा की आवाज़ नहीं सुनी थी, शुभ को दिशा की आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो दिशा के करीब तब तक नहीं जाएगा जब तक उसके भाई वहाँ वापस नहीं आ जाएंगे। दिशा आवाज़ लगाती रही और शुभ गाड़ी में आकर बैठकर वहाँ से चला गया। तो दिशा भी जहाँ पर खड़ी थी वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। दिशा का दुख अभी कोई भी कम नहीं कर सकता था, लेकिन इतने सारे दुख में अब दिशा का दुख समझने वाला कोई भी नहीं था, और जो दिशा का दुख समझते थे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा मजबूर थे। वो कहते हैं ना कि जो सामने नहीं होता उसका इंतज़ार करना आसान होता है, लेकिन जो सामने होता है उसका इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और बस यही हाल दिशा का भी था। वो बहुत मुश्किल घड़ी थी दिशा जो जी रही थी। शुभ उसके सामने ही था, फिर भी दिशा के पास शुभ का इंतज़ार करने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। दिशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इधर एकांत बाहर बोनेट पर अलती पलती मारकर बैठा था। तो एकांत ने भी शुभ को देखा तो उसे सारी बातें याद आ गईं जो शुभ ने उसे पुलिस स्टेशन में बोली थी। शुभ इस वक्त अपनी गाड़ी के बोनेट पर रिलैक्स होकर बैठा हुआ था, जबकि एकांत अपना सलाइवा गटक रहा था। तो एकांत ने अपनी जीप रोकी और फिर गाड़ी से उतरकर शुभ से दूरी बनाकर बोला कि शुभ, अपनी ये गाड़ी हटाओ, मुझे जाना है। बीच में गाड़ी क्यों खड़ी रख रही है तुमने? तो शुभ के हाथ में अभी भी रिवॉल्वर थी। तो शुभ की गाड़ी के जस्ट पीछे भी निहाल की गाड़ी, जिसमें निहाल और जय बैठे हुए थे। तो शुभ अभी अपने बोनेट पर आराम से बैठा हुआ था और फिर शुभ बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुझे भेजने ही तो आया हूँ, याद नहीं है क्या? याद है ना, मैंने तुझे पुलिस स्टेशन में धमकी दी थी कि 1 महीने, बस 1 महीने के अंदर तुझे मार दूंगा। तो 1 महीना होने में अभी 1 हफ्ता बचा है। तो अब सोच रहा हूँ कि आज खुद से किया हुआ वादा पूरा कर दूं और आज ही तुझे ऊपर भेज दूं। तुझे विहान के पास भेज देता हूँ, दोनों कमीने मिलकर नरक में आराम से पार्टी करना। वैसे भी विहान वहाँ पर अकेला बोर हो रहा होगा ना, उसे भी तो एक साथी की ज़रूरत होगी ना, तो तू वहाँ पर चला जा। और साथी से याद आया कि चिराग भी तो विहान के साथ ही गया था ना, विहान भी मर गया, चिराग भी मर गया, अब बचा तू, तू भी मर जाएगा तो उनका साथ पूरा हो जाएगा, मतलब मेरे 3 दुश्मन कम हो गए। एकांत बोला, देखो शुभ, मेरी तुम्हारी कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं तो ये सब सोमनाथ के कहने पर करता हूँ। गलती तो मेरे पापा की भी नहीं थी, मगर फिर भी तेरे भाई ने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया था ना, उन्हें उन्होंने परेशान। तो पर्सनली दुश्मनी तो मेरे पापा की भी तेरे भाई से नहीं थी, फिर भी तेरे भाई ने मेरे पापा को ऑफिस में अरेस्ट किया था, उन्हें बेइज्जत किया था सबके सामने, और धनराज अंकल को भी धक्का देकर ऑफिस से निकाला था। ये सब कुछ भूल गया क्या शुभ? ये सारी बातें बहुत ही शांति और आराम से कह रहा था, लेकिन एकांत इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एकांत अच्छे से समझ रहा था कि शुभ अब बेशक ये सारी बातें धीरे से कह रहा हो, लेकिन उसके अंदर एक आग सुलग रही है, जो आग अभी उसके ऊपर ही निकलेगी। ये आग जब तक नहीं बुझेगी, जब तक वो अपने भाइयों को सही सलामत नहीं देख लेता है। अभी शुभ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एकांत ने फिर से अपनी जान की भीख मांगते हुए शुभ को देखते हुए कहा कि देखो शुभ, मैं इन सब से बहुत दूर चला जाऊंगा, प्लीज, पुलिस की नौकरी भी छोड़ दूंगा मैं, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तेरे भाई ने तो बिगाड़ा है ना। और वैसे भी वो कहावत है ना कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, तेरी मौत भी जायज ही होगी। तुझे मारकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन जब तेरा भाई तेरी लाश को देखेगा, तड़पेगा ना, तब मुझे बहुत सुकून मिलेगा, वही सुकून मैं चाहता हूँ। शुभ ने अभी एकांत के सीने पर बंदूक पॉइंट करते हुए कहा कि गुड बाय। तो एकांत अभी शुभ का ये रूप देखकर काफी ज्यादा डर गया, जबकि शुभ तो बहुत नॉर्मल था। एकांत ने अभी शुभ की बंदूक पर हाथ मारा और एक पंच शुभ के मुंह पर मार दिया। एकांत खुद को बचाने के लिए शुभ से अभी फाइट करने लगता है। वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। शुभ बोनेट पर से उतरा और उसने एकांत का कॉलर कसकर पकड़कर उसे अपनी तरफ को घसीटा। तो शुभ ने भी एकांत के मुंह पर जोरदार एक पंच मारना शुरू कर दिया। तो शुभ ने भी ज्यादा वक्त न लाते हुए बोनेट पर रखी हुई वो गन उठाई और 6 की 6 बुलेट अभी एकांत के सीने पर उतार दी।
शुभ ने एकांत की लाश को देखकर कहा कि कमीना टाइम वेस्ट कर रहा था मेरा, कब से यमराज वेट कर रहे हैं, जाना ही नहीं चाहता था। तब तक जय और निहाल भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गए थे। दोनों ने अब शुभ को देखा और फिर वहां से चलने का इशारा किया तो तीनों ही अभी गाड़ी में आकर बैठकर वहां से चले गए और सुबह तक एकांत की लाश अभी उसी सुनसान से रास्ता पर पड़ी रहती है। तो सुबह जब निशांत ने एकांत की लाश देखी तो वो जहाँ पर खड़ा था वहीं पर बैठ गया। निशांत अपने भाई की लाश के पास बैठा रहा और उसकी आंखों में अब अंगारे बरस रहे थे। गुस्से की ज्वाला सीने में दहक रही थी। तो निशांत को अब समझते बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ये हो ना हो शुभ का ही काम है। तो शुभ ने भी सबके सामने पुलिस स्टेशन में जो उसके धमकी दी थी, वो कहते हैं ना कि कर्म तो पलट कर वापस आता ही है। तो निशांत का कर्म भी अब पलट कर उसी के पास वापस आ गया था। निशांत ने ना जाने कितने ही बेगुनाह लोगों को झूठे केस में फंसाया था, लेकिन किसी ने भी निशांत से बदला लेने की नहीं सोची थी। लेकिन शुभ प्रताप सिंह बिल्कुल अलग था। उसमें रुद्र से भी ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो अपने गुस्से को जाया नहीं करता था। वक्त आने पर ही अपने गुस्से को खर्च करता था। रुद्र का बदला लेने के लिए आज शुभ अंगारे की तरह उगल रहा था। तो शायद इस वक्त शुभ अपना गुस्सा खर्च कर रहा था। वो कहते हैं ना कि गुस्से को डायरेक्शन मिल जाए तो मंजिल जल्द ही मिल जाती है। तो शुभ के गुस्से को भी अब डायरेक्शन मिल गई थी, सोमनाथ की बर्बादी। तो शुभ ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को मार देगा, रुद्र और नील का बदला लेगा। अशोक चौहान और सोमनाथ दोनों ही अब निशांत के पास खड़े हुए थे, लेकिन दोनों को ही अभी तक एकदम से अकल नहीं आई थी कि दोनों ही ने अपने बेटे को खो दिए हैं। बेटे खोने के बाद भी अभी उन्हें प्रताप परिवार से बदला लेना था। तो सोमनाथ ने अभी निशांत के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि निशांत, हम बदला जरूर लेंगे शुभ से। तो निशांत ने अभी अपनी सुलगती हुई आंखें खोली और बोला कि बदला बदला तो लेना ही होगा, शुभ प्रताप सिंह को मारना होगा। मैं अपने भाई की अब ऐसी अस्थियां तब तक वर्जित नहीं करूंगा जब तक शुभ प्रताप सिंह की लाश ना देख लूं। कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद निशांत अपने भाई की लाश को घर लेकर आ गया और कुछ घंटों बाद निशांत अपने भाई की चिता को अग्नि दे रहा था। एकांत की चिता जल रही थी और निशांत का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में आगे जल रही थी। तभी शुभ, नरहेन और निहाल, जय और वीरू पांचों ही एक साथ निशांत के पास आ गए थे। तो निशांत की नजर जब शुभ पर पड़ती है तो वो अंदर ही अंदर बदले की आग में जलने लगता है। पांचों ने अब चिता की तरफ देखकर हाथ जोड़े और फिर अपना सर झुकाकर एकांत के लिए प्रार्थना की। करीब 2 मिनट प्रार्थना करने के बाद शुभ ने निशांत की तरफ देखकर कहा कि वो क्या है ना कि भला जाने वाले से क्या ही नाराजगी, इसीलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। हमने सोचा हमसे कोई नाराजगी नहीं है इसकी, तो भगवान करे इस बार जन्म ले तो उसे सुबुद्धि भी दे दें, सही गलत का फर्क करना सिखा दे, तुम्हारे जैसे शैतान का भाई बिल्कुल भी ना बनाए, वरना बेवजह ही मारा जाएगा। तो निशांत अब बहुत ज्यादा गुस्से में शुभ को देख रहा था। शुभ ने अपनी जेब से ऐसे गोगल्स निकाला और अपनी आंखों पर चढ़ाते हुए कहा कि मुझे घूरने से कुछ भी नहीं होगा निशांत, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होते तो शायद तुम्हारा भाई आज जिंदा होता, तुम्हें भुगतना होगा, तुम भुगतोगे शुभ प्रताप सिंह। निशांत ने भी काफी ज्यादा गुस्से में शुभ को देखते हुए कहा। तो शुभ ने भी हल्का सा मुस्कुराकर बोला कि मुझे जितना भुगतना था मैंने भुगत लिया है, अब भुगतने की बारी तुम लोगों की है। आधा भुगत चुके हो और अब आधा भुगतोगे। सुना है कि तुम्हारे बच्चे अमेरिका में हैं, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को इस दुश्मनी में ना घसीटूं तो शांति से अब बैठ जाओ, वरना शुभ प्रताप सिंह यहाँ पर नहीं रुकेगा। तो शुभ एकदम से पलटकर वहां से जाने लगा तो जय और वीरू की उसके पीछे चलने लगते हैं। तो निहाल अभी वहीं पर खड़ा रहा। निहाल ने अभी निशांत को देखकर कहा कि सच कह रहा है शुभ, कुछ दिन शांति से बैठ जाओ, अपने भाई का शोक मना लो, क्योंकि उसके बाद तो तुम सबको अब बर्बादी होना ही है, उसका शौक मनाना पड़ेगा। निहाल, नरेन भी अब निशांत के सामने से डायलॉग मारकर चले गए थे। तो निशांत अब उन सबको जाता हुआ देख रहा था। निशांत इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा दिया। तो शुभ ने अभी एकांत का मर्डर प्लानिंग के साथ किया था, तो वृंदा को केस जीतने में अब ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। तो वृंदा ने 2 से 3 हायरिंग ली थी और शुभ प्रताप सिंह ये केस भी जीत लिया था। तो धीरे धीरे वृंदा और वीरू की दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी। वृंदा अकेली रहती थी, उसे वीरू का साथ बहुत अच्छा लगता था। काम हो या ना हो,
हो वो वीरू को कॉल करके बुला लेती थी। आज भी वृंदा ने वीरू को कॉल करके बुला लिया था। तो वृंदा ने आज वीरू को अपने दिल की बात बताने के लिए घर पर बुलाया था। तो वृंदा ने अब अपने स्टडी रूम में एक छोटा सा केक भी मंगवा लिया था। वृंदा को अब पूरा यकीन था कि वीरू उसका प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करेगा, उसका प्रपोजल वो जरूर एक्सेप्ट करेगा। वृंदा और वीरू के पिछले कई दिनों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो चुकी थी, इसीलिए वृंदा को अब पूरा यकीन था कि अगर वो वीरू से शादी के लिए पूछेगी तो वीरू कभी भी उसे मना नहीं करेगा। वृंदा के बुलाने पर वीरू अभी वृंदा के घर पर आ गया था। दोनों ही वृंदा के स्टडी रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। वृंदा वीरू को प्रपोज करने की हिम्मत जुटा रही थी, तो वीरू तो अब अपनी ही धुन में वृंदा से बातें कर रहा था। वृंदा वीरू की बात सुन ही नहीं रही थी, वो तो अपने मन को तैयार कर रही थी। तो वृंदा अब सोफे पर खड़ी हुई और थोड़ी दूर जाकर बिना पलटे ही बोली कि वीरू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वीरू का ध्यान अभी अपने मोबाइल में था, तो वीरू ने अभी बिना वृंदा की तरफ देखे ही कहा कि हाँ बोलो, क्या बात करनी है वृंदा तुम्हें। तो वृंदा भी बिना पलटे ही हिम्मत करते हुए बोलती है कि वीरू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वृंदा ने अभी पलटकर वीरू की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि वृंदा को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसे पूरा यकीन था कि वीरू हाँ ही करेगा। तो वीरू भी अब वृंदा की कमर की तरफ देख रहा था। वीरू ने धीरे से कहा कि नहीं वृंदा, और ये सुनते ही वृंदा ने अभी भी पलट कर नहीं देखा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और उसका दिल एकदम से टूट गया। उसकी फैमिली में अभी वैसे भी कोई नहीं था। वृंदा बहुत अकेली रहती थी। वृंदा वीरू को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। अब वो वीरू के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, अपने अकेलेपन को दूर करना चाहती थी, लेकिन वीरू ने तो उसका दिल एक शब्द से ही तोड़ दिया था और उसे ना कर दिया था। तो वीरू ने अभी फिर से कहा कि वृंदा, लेकिन वृंदा का गला अभी पूरी तरह से भर चुका था, तो वृंदा बोलने की हालत में नहीं थी। करीब 3 मिनट तक दोनों के बीच अभी एकदम से खामोशी रही। तो वृंदा ने पलट कर नहीं देखा और अगले ही पल वृंदा ने अपनी आंखें बंद की और आंखों में ठहरे हुए आंसू बाहर निकाल दिए। तो वृंदा ने अपने आंसुओं को पोंछा और पलट कर गुस्से में वीरू को देखकर कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, और आज के बाद इस घर में कभी भी मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मेरे सामने कभी आओ। तो वृंदा ने अभी गुस्से में वीरू के बाजू को पकड़ा और उसे सोफे से उठाते हुए कहा कि निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, और आज के बाद मत आना। तुम जैसा इंसान मेरे साथ मूवी देखने जा सकता है, मेरे साथ डेट पर जा सकता है, मेरे साथ घंटों फोन पर बातें कर सकता है, मुझसे चैट कर सकता है, लेकिन मुझसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा क्या कमी है मेरे अंदर? मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसे इंसान की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मैंने इतनी हिम्मत करके तुम्हें प्रपोज किया, अपने दिल की बात तुम्हें बताई, और तुमने क्या किया? एक ही शब्द में बात खत्म कर दी, जाओ यहाँ से, निकलो। तो वृंदा के ऐसा कहने से अभी वीरू बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। तो वीरू बोलता है कि वृंदा, समझने की कोशिश तो करो, मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन वृंदा तो ना ही वीरू की बात सुन रही थी और ना ही ये समझ रही थी कि वो तो अब कंटिन्यू बस वीरू की बाजू को पकड़कर उसे घर से निकालने की कोशिश कर रही थी। वृंदा को तो ये पता ही नहीं था वीरू ने क्यों मना किया है। वृंदा ने वीरू को अपने घर से बाहर निकाल कर गेट बंद कर दिया। वृंदा गेट के पास ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और फिर अपनी किस्मत को कोसती हुई बोलती है कि कोई नहीं है जो मुझे प्यार करे। माँ की डेथ हो गई है, पापा ने आज तक पलटकर फोन तक नहीं किया है मुझे, और वीरू के साथ अपना फ्यूचर देखा तो उसने भी मुझे मना कर दिया। सारी गलती मेरी ही है। तो वृंदा भी गेट के पास से खड़ी हुई और अपनी स्टडी रूम में गई। तो वृंदा ने वहां पर रखी किताबों को गुस्से में इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वृंदा को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्सा भी वीरू के ना कहने से नहीं था, बल्कि इस बात पर आ रहा था क्योंकि उसने वीरू को खुद से प्रपोज किया था। तभी वृंदा का एकदम से फोन वाइब्रेट होने लगता है। तो वृंदा ने फोन देखा तो वो फोन भी अभी वीरू का ही था। वृंदा ने गुस्से में फोन उठाकर दीवार पर मार दिया। वृंदा अपनी मेन चेयर पर बैठी और अपना चेहरा टेबल पर रखकर रोने लगी। तो वृंदा रोती रही और तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, वृंदा मेरी पूरी बात तो सुनो। तो वृंदा ने अभी आंख उठाकर देखा तो वीरू उसके पास में ही खड़ा हुआ था। वृंदा गुस्से में बोली कि तुम अंदर कैसे आए? निकलो यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही अकेली रहती थी और अब भी अकेली रह लूंगी। जाओ यहाँ से। तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो मेन गेट बंद कर दिया था। तो वीरू बोलता है कि मेन गेट बंद किया था, घर की खिड़की तो खुली हुई थी ना। तो वृंदा अब चेयर से खड़ी हो गई और पॉइंट करके वीरू से बोली कि जहाँ से आए हो वहीं से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। तो वीरू को अब वृंदा
वृंदा के रिएक्शन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तो वीरू अभी कब से वृंदा को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वृंदा ने तो अब वीरू की एक भी बात नहीं सुनी थी। वीरू ने अभी वृंदा की चेयर घुमाई और उस पर बैठ गया। वीरू ने अभी वृंदा का हाथ पकड़कर झटका मारा और अपनी गोद में बैठा लिया। वृंदा वीरू की गोद में से झटपटाते हुए बोलती है कि छोड़ो मुझे, मुझसे शादी नहीं कर सकते हो तुम, लेकिन ये सब कुछ कर सकते हो। छोड़ो मुझे, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशन में रहूंगी, तुम्हारे साथ बेड शेयर करूंगी। मेरे करीब आने का हक तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझसे शादी करोगे, समझे वीरू? छोड़ो मुझे अब। तो तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मुझसे दोस्ती करोगे, मेरे साथ फिजिकली नीड कंप्लीटेड करोगे और फिर निकल जाओगे। छोड़ो मुझे। तो वृंदा भी वीरू की गोद में इतनी बुरी तरह से झटपटा रही थी कि वीरू को अब वृंदा का पकड़ना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वीरू भी अब थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला कि चुहिया जितनी हो, लेकिन हाथ पैर तो कैसे मार रही हो तुम? लग जाएगी वृंदा, मैं कस के पकड़ लूंगा, तुम्हें तो दर्द होगा। शांति से बैठी रहो। तुमने मुझे चुहिया कहा, मैं तुम्हें चुहिया नजर आती हूँ? मैं द फेमस लॉयर, और अब तो मैंने मर्डर केस भी सॉल्व करने शुरू कर दिया है, समझे? तुम कहते हो कि मैं चुहिया हूँ? रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। इतना कहकर वृंदा ने अभी वीरू के सीने पर मारना शुरू कर दिया। वृंदा ने अभी वीरू को परेशान करके रख दिया था। तो वीरू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो वीरू ने अभी वृंदा को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। तो वृंदा वीरू की बाहों में छटपटा रही थी। वृंदा भी कंटिन्यू हिल रही थी और इसी थोड़ी सी खींचतान में वीरू के होंठ वृंदा के कानों से छू गए। तो वृंदा की बॉडी में सिर हंसी दौड़ गई। तो वृंदा भी एकदम से शांत हो गई और वीरू को भी समझ आ गया कि वृंदा एकदम से शांत क्यों हो गई है। वीरू ने जानबूझकर अपनी गर्म सांसें वृंदा के गर्दन पर छोड़ना शुरू कर दिया। वृंदा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वृंदा फीलिंग को महसूस करने लगी। तो उस फीलिंग को और ज़्यादा महसूस करना चाहती थी वृंदा, लेकिन तभी उसे वीरू का ना करना याद आ गया और वृंदा गुस्से में पलटी और वीरू की तरफ कुछ बोलने के हुई कि उससे पहले ही वीरू ने उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। तो वृंदा के शब्द अभी वृंदा के गले में ही रह गए थे। वीरू के ऐसा करने से पहले तो वृंदा की आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो वीरू की किस को महसूस करने लगी और एक डीप किस करने के बाद वीरू ने अपना माथा वृंदा के माथे से लगाकर कहा कि बहुत देर से तुम्हारी बक बक सुन रहा हूँ मैं, अब एक शब्द भी मत बोलना, बस मेरी बातों को सुनो। तुमने पूछा कि वीरू तुम मुझसे शादी करोगे या फिर नहीं, मैंने कहा कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे शादी अभी नहीं कर सकता। लेकिन तुमने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। तुम तो बस मुझे ऐसे बरस रही थी जैसे मैंने तुम्हारी लॉ की डिग्री फाड़ दी हो। तुम तो मुझे अभी खा जाती। वृंदा को अब जाकर वीरू की बात अच्छे से समझ आई थी, लेकिन वीरू ने जो अभी अभी उसे किस किया था उसके चलते वृंदा वीरू की तरफ नहीं देख रही थी, बस आंखें बंद किए हुए वीरू की सांसों को महसूस कर रही थी। तो वृंदा को अब इतना ज़्यादा शांत देखकर वीरू को बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी और वीरू को अच्छा भी लग रहा था। आज से पहले उसने वृंदा को इतना शांत कभी भी नहीं देखा था। वो तो बस 24 घंटे वीरू से लड़ने के लिए तैयार रहती थी। तो वृंदा को ऐसे देखकर वीरू को अब वृंदा पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। वीरू ने फिर से अपने होंठ वृंदा के होंठों पर रख दिए और वीरू फिर से उसे किस करने लगता है और कहीं 10 मिनट के बाद वीरू ने वृंदा को दूर किया। तो वृंदा की सांसें भारी हो रही थी। तो वृंदा ने भी झटके से वीरू को अपने गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। तो वीरू ने भी अभी अपनी बाहें फैलाकर वृंदा को कस लिया। तो बहुत देर तक दोनों ने अभी एक दूसरे को गले लगाए रखा। वृंदा ने धीरे धीरे अपना सिर वीरू के सीने पर रख दिया और बहुत ज़्यादा कंफर्ट होकर उसकी गोद में बैठी रही। वृंदा ने धीरे से पूछा कि तुम मुझसे शादी कब करोगी वीरू? तो वीरू अभी एक गहरी सांस लेकर बोला कि जब नील सर और रुद्र सर वापस आ जाएंगे। तुम्हें पता है वृंदा, शुभ ने दिशा से बात करना क्यों बंद कर दिया? बात तो क्या, वो तो दिशा की तरफ देखता भी नहीं है, इंतजार कर रहा है कि कब रुद्र और नील वापस आएंगे। तो जय भैया ने भी अब जिया से शादी करने का डिसीजन पोस्टपोन कर दिया है। उन्हें भी यकीन है कि नील और रुद्र सर दोनों ही वापस आएंगे। तो तुम खुद ही बताओ कि क्या मुझे नील और रुद्र सर का इंतजार नहीं करना चाहिए? मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जब नील और रुद्र सर वापस आ जाएंगे। तो वृंदा भी वीरू की बातों को समझते हुए बोली कि ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन जब वो दोनों आ जाएंगे उसके बाद हम जल्दी से शादी कर लेंगे। तो वीरू ने अपनी बाहें कसते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, उसके बाद हम दोनों मिलकर अच्छे से शादी कर लेंगे। वृंदा वीरू के सीने पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली कि तब तक तुम मुझे अच्छे से खाना बनाना सिखा लो। मैं सच में रोज रोज तुम्हारे दाल चावल खाकर अब बोर हो चुकी हूँ। तो वीरू ने अभी वृंदा की उंगली पकड़ते हुए कहा कि देखो वृंदा, ऐसे
ऐसे करोगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, और फिर मत कहना कि शादी से पहले ही सुहागरात मना ली। वृंदा ने भी एक हाथ वीरू के सीने पर मारा और फिर मुस्कुरा कर अपनी बाहें वीरू पर कसी। तो वीरू और वृंदा भी एक दूसरे से उसी पोजीशन से बातें कर रहे थे और धीरे धीरे वृंदा वीरू की बाहों में सो गई। तो वीरू भी अभी समझता था कि वृंदा को आज तक किसी ने भी प्यार नहीं किया और इसीलिए उसने वृंदा को अपनी गोद से नहीं उतारा और उसके माथे को चूमकर चेयर पर पीछे की तरफ होकर अपनी आंखें बंद करके वो भी लेट गया और थोड़ी देर में ही वीरू भी सो गया। शाम तक अभी दोनों ही ऐसे सोते रहे। तभी स्टडी रूम में कुछ आवाजें होती हैं तो वीरू की आंखें खुल गईं और वीरू ने देखा तो सामने भी निहाल और शुभ खड़े हुए थे और मुस्कुरा कर वीरू को देख रहे थे। तो वीरू ने भी वृंदा को देखा जो अभी भी अंदर की तरह वीरू के सीने से चिपक कर सो रही थी। तो वीरू इस वक्त बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा था। वीरू ने भी टेबल पर रखी हुई बुक उठाई और उसे खोलकर अपने मुंह पर लगाकर फिर से चेयर पर लीन हो गया। तो शुभ ने भी निहाल को देखा और निहाल ने शुभ को। तो दोनों ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। दोनों ने स्टडी रूम का नजारा देखा तो स्टडी रूम कम और अखाड़ा ज्यादा लग रहा था। दोनों ही वहां बिखरी हुई किताबों को समेटने लगे। दोनों ने वो सारी किताबें समेटी और फिर सोफे पर आकर बैठ गए। तो वीरू ने अब धीरे से अपने चेहरे से बुक उठाई और फिर से निहाल और शुभ को देखा। तो दोनों ने अभी अपनी एब्रोज को उचका दिया। तो वीरू ने भी वृंदा के कंधे को पकड़कर हिलाकर जगाया लेकिन वृंदा नहीं उठी बल्कि उसने तो अपनी बाहें वीरू पर और ज्यादा कस दी और वो आराम से सो गई। तो वीरू ने धीरे से कहा कि वृंदा 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 उठो, आंखें खोलो। वृंदा ने अभी आंखें खोली तो उसके सामने वीरू का चेहरा था। तो वृंदा ने अभी प्यारी सी स्माइल की और फिर अपने होंठ वीरू के गाल पर रख दिए। तो वीरू ने अभी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वीरू ने अभी वृंदा का जबड़ा पकड़ा और उसके चेहरे को हल्का सा टर्न किया। तो वृंदा की आंखें अब निहाल से जाकर टकराई। तो निहाल शुभ को देखकर वृंदा झटके से अभी वीरू की गोद से उठने लगती है लेकिन वृंदा के बाल अभी वीरू की टी शर्ट में फंस गए थे। वीरू और वृंदा दोनों ही वृंदा के बालों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। दोनों जितनी जल्दी समझने की कोशिश करते उतनी ज्यादा वृंदा के बाल उछलते जा रहे थे। तो निहाल अभी कमेंट करता हुआ बोला, हाँ हाँ सुलझा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से बैठे हैं, आराम से सुलझा लो अपने बाल, जब सुलझ जाएंगे तब बात कर लेंगे। तो फाइनली भी थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वृंदा ने अपने बाल वीरू की टी शर्ट से सुलझा दिए थे। वृंदा निहाल को देखकर बोली कि तुम दोनों ही यहाँ पर, तो तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? तो शुभ बोला कि अब तो मर्डर कर दिए हैं तो ताला तोड़ना, लॉक खोलना ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। यू नो मैं पूरा क्रिमिनल बन गया हूँ। वृंदा बोलती है कि अच्छा तो अब कौन सा क्राइम करके आए हो, अब मुझे कौन सा केस लड़ना है जरा ये भी बता दो। तो शुभ बोलता है कि मैं निशांत को भी मारने की सोच रहा हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि कब मारना चाहिए। वृंदा जल्दी से अभी शुभ के पास गई और हाथ जोड़कर नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली कि शुभ प्लीज तुमने अभी तो मर्डर किए हैं, जल्दी जल्दी मर्डर करोगे तो सीबीआई के पास केस चला जाएगा और फिर मैं तो क्या, मेरे बच्चे भी लॉयर बन जाएंगे ना, प्लीज तब भी तुम केस नहीं जीत पाओगे। समझने की कोशिश करो, कम से कम 1-2 साल तक तो तुम अब कोई भी मर्डर मत करो। तो शुभ तो अभी बिना भाव के वृंदा को देख रहा था जैसे वो वृंदा की बात नहीं मानने वाला। वृंदा ने एक नजर अभी शुभ को देखा और फिर निहाल को देखकर बोली कि निहाल तुम समझाओ, मैं सच कह रही हूँ, ये फंस जाएगा, बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा, मैं नहीं बचा पाऊंगी। अरे कम से कम अपने बारे में ना सही दादा दादी के बारे में ही सोचो, कम से कम 2-3 साल तक इन्हें मर्डर करने के लिए मना करो। तो निहाल वृंदा की बात समझ रहा था। निहाल ने कहा कि डोंट वरी, 2-3 साल कुछ नहीं करेगा ये, मैं गारंटी लेता हूँ। शुभ और निहाल दोनों अभी सोफे से खड़े हो गए और दोनों जाने लगे। थोड़ी दूर ही गए थे कि शुभ ने भी पलट कर वीरू को देखकर कहा कि तो वीरू भैया बच्चे कब हो रहे हैं? तो वृंदा तो अब शुभ की बातें सुनकर शर्मा गई थी और पलट गई। तो वीरू ने भी बिना किसी इमोशन से कहा कि मेरे बच्चे तभी होंगे जब आपके और दिशा के बच्चे होंगे, वरना मेरे बच्चे भी कभी नहीं होंगे। तो वीरू की बात सुनकर निहाल और शुभ दोनों का चेहरा भी मुरझा गया था। दोनों ही अभी बिना कुछ कहे चुपचाप से वहां से निकल जाते हैं। इधर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की एक लड़के के सामने गिड़गिड़ा रही थी, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, ये सब मत करो, ये सब गलत है, होश में आओ प्लीज, होश में तो आओ, छोड़ दो मुझे, हटो मेरे ऊपर से, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज हट जाओ ना, प्लीज होश में आ जाओ, होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है। वो लड़की उस लड़के के सामने लगातार बस गिड़गिड़ा रही थी लेकिन वो लड़का अपने होश में ही नहीं था। वो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो लड़की उस लड़के की जितना खुद से दूर करती वो लड़का उसका अपनी तरफ फोर्स यूज कर
करता और फिर उस लड़के के साथ ज़बरदस्ती करता हुआ पूरी तरीके से आगे बढ़ जाता। उससे पहले ही एक लड़के की आंख झटके से खुल गई और वो बेड से उठकर बैठ गया। वो लड़का लंबी लंबी सांसें ले रहा था कि तभी उसके पास सरदार भागता हुआ आया। उस लड़के की कमर को रब करता हुआ बोलता है कि क्या हुआ मिस्टर ओबराय, आप ऐसे ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं? क्या आपने फिर से वही सपना देखा? मिस्टर ओबराय ने हाँफते हुए कहा कि रॉकी, क्या मैंने कभी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती की है? क्यों ये सपना मुझे बार बार परेशान करता है? क्यों ये सपना मुझे रातों रात सोने नहीं देता है? क्या सच में मैंने किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया है? क्या अपनी ज़रूरतों को पूरी किया है मैंने? क्या मैं सच में इतना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान हूँ कि कोई लड़की मेरे सामने गिड़गिड़ा रही है और मैं फिर भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या ये सपना सच है या फिर ये सपना एक? तभी रॉकी ने मिस्टर ओबराय को अपनाने दिया और फिर उनका हाथ पकड़कर धीरे से कहा कि ये सब एक सपना ही है, हकीकत नहीं है सर। आप शायद किसी चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हैं, इसीलिए आपको ऐसे सपने अक्सर आते रहते हैं। हम कल ही हॉस्पिटल चलेंगे, आप परेशान मत होइए सर। लेकिन मिस्टर ओबराय तो अभी भी हाँफ रहे थे। वो सपना उन्हें सोने नहीं देता था। मिस्टर ओबराय बहुत ही कम सोते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि वो सपना उन्हें फिर से आ जाएगा और वो परेशान हो जाएंगे। रॉकी ने मिस्टर ओबराय को बेड पर ठीक से लेटाया और फिर कहा कि मैं यहीं पर हूँ, आप डरिए मत। मिस्टर ओबराय लेट गए लेकिन उनकी आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। सोचते सोचते वो कब सो गए उन्हें खुद ही नहीं पता चला। आखिर ये मिस्टर ओबराय कौन है, ये आपको आगे पता चलेगा कहानी में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अभी मिस्टर ओबराय और रॉकी दोनों ही डॉक्टर के पास कैबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर ने मिस्टर ओबराय की रिपोर्ट्स को देखकर कहा कि देखिए मिस्टर ओबराय, कभी कभी हमें ऐसे सपने आते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। कुछ सपने सपने ही होते हैं और कुछ सपने रियलिटी से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभी हमें किसी चीज़ को लेकर गिल्टी होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो गिल्टी हमारे दिमाग में घूमता रहता है, तभी हमें ऐसे सपने आते हैं। जब तक वो गिल्टी ख़त्म नहीं होगा सपने आने बंद भी नहीं होते हैं। अगर आपका सपना रियलिटी से जुड़ा है तो आपको तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक आपको वो लड़की नहीं मिल जाती है। आप शायद याद करने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी लड़कियों के करीब गए हैं। हो सकता है उन्हीं में से ये लड़की हो। मिस्टर ओबराय ने हंसकर कहा कि डॉक्टर, माना कि मैं पार्टी करता हूँ, लड़कियों के साथ डांस करता हूँ, लड़कियों के साथ घूमता फिरता भी हूँ, लड़कियों के साथ ऐशो करता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ फिजिकली कभी भी नहीं होता हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं कभी किसी लड़की के साथ ऐसे फिजिकल हुआ हूँ। मैं फिर इस लड़की को कहाँ ढूंढूंगा? मुझे क्या पता कि ये लड़की मुझे कहाँ मिलेगी? मान लीजिए कि मैंने इस लड़की को ढूंढ भी लिया तो क्या मैं उस लड़की से जाकर पूछूंगा कि मैंने क्या आपका रेप किया है या कोशिश करी है रेप करने की? क्या मैंने अपनी ताकत आपको दिखाई है? क्या मैंने आप पर फोर्स अप्लाई किया है? क्या मैंने आपके साथ जबरदस्ती की है? तो मिस्टर ओबराय अभी चेयर से खड़े हुए और विंडो के पास जाकर बोले कि कुछ भी कीजिए डॉक्टर, मुझे सपने से ऐसे छुटकारा दिलवा दीजिए प्लीज़। मैं रात को सोता नहीं हूँ, मुझे खुद याद नहीं है कि मैं आखिरी बार चैन से कब सोया था। रॉकी ने अभी डॉक्टर को कुछ इशारा किया और डॉक्टर बोला कि आप इंडिया चले जाइए, शायद वो लड़की इंडिया में ही रहती हो। तो मिस्टर ओबराय ने भी पलटकर डॉक्टर को देखा और बोला कि आपको कैसे पता कि मुझे सपने में इंडियन लड़की दिखाई देती है? डॉक्टर भी अपनी सफाई देते हुए बोलता है कि आपने खुद ही कहा था ना कि वो हिंदी में बात करती है, तो हिंदी में तो इंडियन ही लोग बात करते हैं। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। मिस्टर ओबराय ने भी मुस्कुराकर डॉक्टर से कहा कि मिस्टर ओबराय ने भी रॉकी को देखकर कहा कि चलो रॉकी, इंडिया जाने की तैयारी करते हैं, शायद वो लड़की मुझे इंडिया में ही मिलेगी। तो रॉकी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कुछ दिनों बाद मिस्टर ओबराय और रॉकी दोनों ही राजस्थान एयरपोर्ट पर आकर खड़े थे। दोनों ही अभी एयरपोर्ट से बाहर आए तो मिस्टर ओबराय ने अपने दोनों हाथ फैलाकर खुशबू को महसूस करते हुए कहा कि यार रॉकी, लगता नहीं है कि मैं इंडिया पहली बार आया हूँ, लगता है कि ये खुशबू, ये हवा, ये मौसम। तो रॉकी भी बीच में ही बोलता है कि ये गर्मी। मिस्टर ओबराय ने भी रॉकी को देखकर बोला कि हाँ हाँ चल यार, ये गर्मी ये सब मेरे अंदर ही है। तो रॉकी ने भी अभी सामान गाड़ी में रखते हुए कहा कि मिस्टर ओबराय चले। तो मिस्टर ओबराय ने भी रॉकी को देखकर कहा कि सेकंड ऑप्शन है। रॉकी ने अपनी नाव में गर्दन हिला दी। तो फिर चलो शाम को क्लब चलते हैं। तो मिस्टर ओबराय ने भी हंसते हुए कहा कि रॉकी आगे बैठ गया और फिर मिस्टर ओबराय भी गाड़ी के बैक सीट पर
आकर बैठ गए। रॉकी सीट बेल्ट लगाते हुए बोला कि मिस्टर ओबरॉय, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही पार्टी करते हैं? आपको अपने बिजनेस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। आखिर मैं कब तक आपका बिजनेस ऐसे संभालूंगा? एक ना एक दिन तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। तो मिस्टर ओबरॉय अभी बेफिक्र होकर बोलते हैं कि यार रॉकी, जब तक तू शादी नहीं करता है तब तक तो तू संभाल ले मेरा बिजनेस अच्छे से। जब तू शादी करेगा उसके बाद देखेंगे, कुछ और ही सोचेंगे। और रही बात क्लब में पार्टी करने की, तो तूने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि वो लड़की मुझे इंडिया में ही मिलेगी, और क्लब में तो एक से एक खूबसूरत लड़की आएगी ना, और क्या पता वो लड़की मुझे वहाँ पर मिल जाए। रॉकी भी अपने आप में ही बड़बड़ाता है कि लड़की पब में नहीं कहीं और मिलेगी। शक्ल से तो ऐसा लगता था कि जैसे लड़कियों से 10 फुट की दूरी बनाकर रखता है, लेकिन देखो कैसे कांड भी किए हैं इसने, लड़कियों को क्लब में ढूंढेगा। हे राम। तो रॉकी अभी अपने मन में ही बड़बड़ा रहा था। आखिर रॉकी ऐसे क्यों बड़बड़ा रहा था? इधर प्रताप हाउस में अवनी की अब डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी। सब अवनी को बहुत ध्यान से रखते थे, खासकर शुभ। शुभ हमेशा अवनी के आगे पीछे ही हंसाने के लिए घूमता रहता था। किट्टू भी अवनी के लिए एक से एक अच्छी चीजें बनाकर उसे खिलाती थी ताकि अवनी की सेहत अच्छी रहे। अवनी और किट्टू दोनों ही अभी गार्डन में बैठी हुई बातें कर रही थी। किट्टू अवनी के लिए एक एप्पल काट रही थी कि तभी दादी आई और फिर अवनी के सिर पर हाथ रखकर बोलती है कि अवनी, मैं जरा अपनी सहेली के पोते के मुंडन में जा रही हूँ बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे दादाजी मेरे साथ ही जा रहे हैं। तुम्हारी डिलीवरी को अभी टाइम है, मैं और तुम्हारे दादाजी कल तक आ जाएंगे। तुम संभाल लोगी ना बेटा? तो अवनी ने भी दादी का हाथ पकड़ा और उसे चूम कर कहा कि हाँ दादी, संभाल लूंगी। वैसे भी अभी 10 दिन है डिलीवरी में। तो दादी और दादाजी अवनी को और किट्टू को गार्डन में बैठा छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और शाम को जब शुभ वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दोनों भाभी अभी गार्डन में ही बैठी हैं। तो शुभ भी अभी उनके पास आकर बैठ गया और अवनी को देखकर बोला कि और भाभी की बच्ची, मेरा छोटा पैंथर कैसा है? छोटा पैंथर रोज मुझे लात मारता है, मुझे ठीक से खाने भी नहीं देता है, मैं ठीक से वॉशरूम तक नहीं जा सकती हूँ यार, उठने बैठने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल चिड़चिड़ी हो गई हूँ शुभ। अवनी ने भी अब इरिटेट होते हुए शुभ से कहा। तो अवनी की बात सुनकर अभी किट्टू और शुभ दोनों ही जोर से हंसने लगते हैं। और इन 8 महीने में शुभ ने काफ़ी हद तक प्रताप हाउस को संभाल लिया था। सच में छोटा शेर अपने दोनों भाइयों का शेर ही निकला। शुभ ने अभी प्लेट में से एप्पल उठाते हुए कहा कि अच्छा, ये मेरी गोद में कब आएगा, ज़रा मुझे ये भी तो बता दो। तो अवनी बोलती है कि कुछ नहीं, बस 10 दिन बाद। तभी रामू काका सबके लिए चाय लेकर आ गए और अब सब ने वहीं गार्डन में बैठकर चाय पी। तो शुभ अभी चाय पीकर बोला कि अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। शुभ फ्रेश होने के लिए घर के अंदर चला गया और करीब 1 घंटा बाद वो वापस आया। तब भी दोनों अभी गार्डन में ही बैठे थे। तो शुभ बोलता है कि आज पूरे दिन गार्डन में ही बैठने का इरादा है क्या? अब तो रात होने वाली है, चलो अंदर आ जाओ, सब लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं। तो दोनों अभी अंदर आ गई थी। अवनी अभी अपना मुंह बनाकर बोली कि मुझे नहीं खाना। तो किट्टू अभी जो कि डिनर लगा रही थी, उसने भी अभी अवनी का मुंह बनाकर देखा, जैसे कहना चाहती हो कि प्लीज दी, थोड़ा सा तो खा लीजिए। तो शुभ ने भी अवनी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आया और फिर उसे बैठाकर बोला कि चुपचाप से खा लो, ज्यादा नखरे नहीं करना है। मेरा छोटा पैंथर अगर कमजोर हुआ ना तो भाभी की बच्ची तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। अवनी को अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो शुभ को देखकर बोली कि कुत्ते, तेरा छोटा पैंथर आएगा ना तो तू तो और तेरा छोटा पैंथर ही दोनों मुझसे पिटाओगे, समझे? अभी मैं पीटने की हालत में नहीं हूँ, वरना बताती मैं तुझे और तेरे छोटे पैंथर को भी। अवनी खा नहीं रही थी तो अभी शुभ उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है और एक बार शुभ खिलाता, एक बार किट्टू खिलाती। तो अवनी का मन बिल्कुल भी अब खाने का नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने देवर और देवरानी का दिल रखने के लिए खा रही थी। आखिर अवनी ने अपने हाथ खड़े करके कहा कि बस बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खाऊंगी, अभी के अभी उल्टी हो जाएगी शुभ मुझे, तो तुम्हें ही अभी साफ करनी पड़ेगी। तो शुभ बोलता है कि अच्छा अच्छा भाभी की बच्ची मत खाओ, बस अब तो ठीक है ना, मगर इतना अकड़ क्यों रही हो यार? अवनी को अब थोड़ी थोड़ी समझें तेज होने लगती हैं। तो अवनी ने अपना हाथ किट्टू की तरफ बढ़ाया और किट्टू ने पकड़ लिया। तो अवनी भी किट्टू को देखकर बोली कि प्लीज मुझे सोफे पर ले जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। तो अवनी भी धीरे से
किट्टू के साथ आकर सोफे पर बैठ गई। अवनी को अब हल्का हल्का सा पेन होने लगता है और ये पेन होता ही रहता था, इसीलिए उसने इग्नोर किया। तो शुभ भी अब टीवी का रिमोट लेकर अवनी के पास ही आकर बैठ गया और टीवी देखने लगा और किट्टू ने भी अब किचन अच्छे से साफ किया और वो भी अवनी के पास आकर बैठ गई। तो अवनी ने भी किट्टू का हाथ पकड़कर कहा कि किट्टू, शायद मुझे ना लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। ये बात सुनकर शुभ के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। तो शुभ बोलता है कि भाभी की बच्ची, तुम तो कह रही थी कि छोटा पैंथर 10 दिन के बाद आएगा और ये तो मेरी गोद में अभी आना चाहता है, आप क्या करें। तो अवनी ने भी अभी अपने दांत पीसते हुए कहा कि शुभ, तुम पागल हो क्या यार, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे दर्द हो रहा है। बहस करने का टाइम नहीं है, बस बहस करने लगे। भड़को मत भाभी की बच्ची, अभी मैं गाड़ी निकालता हूँ, इतना परेशान क्यों हो। शुभ थोड़ा पैनिक होता हुआ बोला कि शुभ ने जल्दी से गाड़ी निकाली और अवनी और किट्टू दोनों गाड़ी में जैसे तैसे बिठाया और फिर सड़क का रुख ले लिया। तो शुभ ने अभी 20 मिनट ही गाड़ी चलाई थी कि उसकी गाड़ी ट्रैफिक में आकर फंस गई। बैक सीट पर बैठी अवनी के दर्द बढ़ने लगा था तो किट्टू भी कंटिन्यू उसका माथा और हाथ रब कर रही थी। किट्टू ने जब देखा कि गाड़ी आगे से हट ही नहीं रही है तो वो जल्दी से गाड़ी से उतरी और थोड़ा सा ट्रैफिक के आगे जाकर हाथ से गाड़ियों को इधर उधर जाने के लिए कहने लगी। तो इधर उधर जाने की वजह से धीरे धीरे अभी किट्टू ने सारी गाड़ियों को ट्रैफिक से निकाल दिया था और किट्टू एक लग्जरी गाड़ी के सामने खड़ी थी और उसे हाथ से जाने का इशारा कर रही थी, लेकिन ड्राइवर की नजर तो अब किट्टू के ऊपर से हट ही नहीं रही थी, किट्टू पर ही आकर टिक गई थी। वो गाड़ी किसी और की नहीं, मिस्टर ओबरॉय और रॉकी की थी। तो किट्टू ने अभी शीशे पर हाथ मारकर इशारों में उसे जाने के लिए कहा। तो रॉकी का ध्यान अब जाकर किट्टू से हटा और उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब तक शुभ भी अपनी गाड़ी आगे लेकर आ गया था। किट्टू भागती हुई गई और शुभ की गाड़ी की बैक सीट पर आकर बैठ गई। तो शुभ ने भी 10 मिनट की ड्राइव किया था कि उसकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई थी। तो शुभ ने अभी स्टीयरिंग पर अपना हाथ मार कर कहा कि यार ये बंद पड़ी गई है यार, अब क्या करें। अवनी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अवनी दर्द में गुस्से से बोली कि कमीने, अब मैं क्या करूँगी, मेरा बेबी यहीं पर हो जाएगा, अब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो शुभ ने भी पीछे देखा और बोला कि भाभी की बच्ची, कुछ करता हूँ ना, प्लीज़ परेशान मत हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। किट्टू भाभी प्लीज़ समझाओ ना इसे। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शुभ गाड़ी से उतरकर अभी लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। तो थोड़ी कोशिश करने के बाद रॉकी ने अपनी गाड़ी रोकी। तो शुभ ने भी रॉकी को देखकर कहा कि हाय, मैं शुभ प्रताप सिंह हूँ, प्रताप इंडस्ट्री का मालिक, मेरी भाभी की डिलीवरी होने वाली है, क्या आप हमें लिफ्ट दे देंगे। तो रॉकी ने भी पीछे पलट कर देखा जहाँ पर मिस्टर ओबरॉय लैपटॉप में बैठकर कुछ कर रहे थे। तो मिस्टर ओबरॉय ने भी शुभ की बात सुनी और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो अभी शुभ के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई थी और वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आखिर कौन है मिस्टर ओबरॉय, क्या कनेक्शन है मिस्टर ओबरॉय का इस कहानी से, तो अब पता चलेगा और कहानी में आ गया है एक नया ट्विस्ट। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। क्या मिस्टर ओबरॉय ही है रुद्र या नील, या शुभ पहचान पाएगा मिस्टर ओबरॉय को, या मिस्टर ओबरॉय कोई और ही पर्सन है। ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। कहानी पसंद आए तो लाइक